नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। इकाई एक्सप्लेन होने के बाद शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, रेखा चित्र। शब्दार्थ में है कर्मयोगी यानी सदा फल की अपेक्षा न रख कर कर्म करने वाला। चिंतन यानी कि मनन सोचना। उपेक्षित यानी बेपरवाह उदासीन। निष्काम यानी फल की अपेक्षा न रखना। जीवन दर्शन यानी जीवन में अपनाई हुई विचारधारा। दायित्वों यानी जिम्मेदारी। समन्वय यानी मेल संयोग। निहित यानी भीतर रहा हुआ। संकल्प यानी निश्चय। आकांक्षा यानी इच्छा। आह्वान यानी ललकार चुनौती। ललक यानी तीव्र इच्छा। उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करना। और अदम यानी जो दबाया न जा सके। शब्दार्थ को हम इकाई को समझते समय समझ चुके हैं। निर्वाचित यानी चुना हुआ। प्रशासकीय यानी शासन से संबंधित। तरजीह यानी प्राधान्य। दीक्षांत यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। अभ्यास के प्रश्न हम प्रस्तुत अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए नहीं ध्यान में लेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। गांधी जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। बराबर। देश की आकांक्षा, देश की समृद्ध विरासत को उन्होंने संभाला क्योंकि उनका निर्मल चरित्र, अद्भुत संकल्प शक्ति और उनकी एक ही सोच, जीवन का एक ही उद्देश्य के राष्ट्र को लाभ पहुंचाना है। इसी गुणों के बल पर उन्होंने आकांक्षा पूरी की। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व की अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप ही आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी का गहरा प्रभाव था। विनम्रता, सरलता, सादगी, जनसेवा जैसे भाव उनके अंदर थे। साथ ही वो सामान्य परिवार से थे, इसलिए सामान्य इंसान की मनस्थिति को, मनोदशा को जान सकते थे, है ना। इसी कारणवश अछूतोद्धार कार्यक्रम में भी वो गांधी जी की तरह जुड़े। बराबर, इसी कारणवश वो उनके नज़दीक थे। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी, मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण 1937 में संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए वो निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही शुरू हुई। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। यानी कि उन्होंने इन शॉर्ट जो बातें बताई है कि आप देश के नागरिक हैं, तो देश स्वतंत्र होने के साथ साथ देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, उसे आपको पूरी तरीके से अदा करना है। एक दो वाक्य के प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? तो शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इस विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और इसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या था? तो शास्त्री जी के जीवन का यह संदेश है कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में क्यों शामिल होते? शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हुए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। शास्त्री जी सन 1932 में क्यों जेल गए? तो शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। विकल्प। शास्त्री जी का कर्म क्या था? तो ईश्वर। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, युक्ति बाइबिल की है। बराबर। नेक्स्ट जो है
शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो काशी विद्यापीठ। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री शंकर दयाल शर्मा। रिक्त स्थान। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी ने गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी अपने को कर्म की कभी भी पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। महापुरुष और उनके नारे देखिए, इस बच्चे ने सुंदर चित्र के द्वारा नारे दर्शाए हैं। गांधी जी तो करेंगे या मरेंगे, सुभाष चंद्र बोस तो तुम खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाल बहादुर शास्त्री तो जय जवान जय किसान, लोकमान्य तिलक तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू बराबर तो उन्होंने आराम हरामे का सूत्र दिया है। स्वामी विवेकानंद तो उठो जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए लगे रहो। इंदिरा गांधी तो कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है बराबर। ऐसे तो बहुत सारे गुण भी लाल बहादुर शास्त्री के थे। प्रवृत्ति के तहत क्लासरूम में मैं आपको करवाती हूँ, लेकिन अभी समय की कमी की वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। और साथ साथ देखिए, इस बच्चे ने सुंदर आंदोलनों के साथ लाल बहादुर शास्त्री की पूरी प्रवृत्ति भी हाथ की है बराबर, पूरी तरीके से चित्र भी बनाया है। अब हम जाएंगे टेक्स्ट बुक में यानी कि पाठ्य पुस्तक में। अभ्यास की स्वाध्याय प्रश्न खत्म होने के बाद यहाँ देखिए, इस परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए बराबर। तो यहाँ अलग अलग शब्द दिए हैं, उन शब्दों को पहले हम उनका मीनिंग लिख देते हैं। तो विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो बराबर, रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड बराबर। कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन पर वही संस्कार अमिट यानी कि अटल रहते हैं। इसीलिए यही काल आधारशिला यानी कि नींव कहा गया है। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर चिंतन और खाद यानी कि ज़मीन का उपजाऊपन मिल जाए तो वह पुष्पित एवं पल्लवित यानी ज़्यादा विकसित होकर संसार को सौरभ यानी कि सुगंध देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य यानी कि श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है। ये जो है टीचर आपको PDF में भेजेंगे। प्रश्न नंबर 3 और 4 भी आपको करने की ज़रूरत नहीं बराबर। अब हम जाएंगे, देखिए यहाँ टीचर ने क्रम भी दे दिया, अगर आपको लिखने हो तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन फिर भी टीचर PDF आपके लिए भेजेंगे कि पहला अटल आएगा, फिर जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, फिर नींव, फिर मेरुदंड, फिर विकसित, फिर शिष्ट और फिर सुगंध बराबर। ये टीचर आपको PDF में भेज देंगे। अब हम जाएंगे अव्यय की ओर। अव्यय हम ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं बराबर। तो भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिमाण देखिए, कम यानी परिमाण मात्रा, झटपट यानी शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधित विशेषता दर्शाते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय है। आपको याद हो तो हमने आगे पूरी चीज़ें की है, कालवाचक, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक बराबर, स्थानवाचक, ये सारी चीज़ें हमने की, उसी के तहत यहाँ सारी चीज़ें हैं। इसलिए जहाँ तक मैं अगर मान सकती हूँ, अब ये आप सही तरीके से कर पाए हो और समझ भी गए होंगे। कम यानी परिमाण, झटपट यानी क्रिया की रीति दर्शाना, और प्रतिदिन यानी कि काल, और भीतर यानी कि स्थान। अब देखिए डेफिनेशन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि आज, कल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय है बराबर। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे के साथ राम और लक्ष्मण बराबर, के चारों ओर बगीचे और दीवार का, की आगे घर और मस्जिद का, से मधुर मनीषा और मानसी का, की जगह साजिद और वाजिद का। यानी अगर डेफिनेशन समझे, परिभाषा, कि जो शब्द संज्ञेय सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञेय सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं और इन्हीं के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द बराबर। जैसे कि यहाँ
इन संज्ञा के साथ जोड़ने वाला शब्द राम और लक्ष्मण के साथ, बराबर, बगीचे और दीवार के साथ, घर और मस्जिद के साथ, मनीषा और मानसी के साथ, और साजिद और वाजिद। ये जो संज्ञा है इन्हीं संज्ञा के साथ, इन्हीं के बाद संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ इन शब्दों का संबंध जोड़ा जा रहा है, यानी कि इनका जो संज्ञा का संबंध है अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जा रहा है, बराबर, जो यहाँ ऑलरेडी पूरी तरीके से बिल्कुल सही मायने में पेश किया गया है। इसलिए आप सही तरीके से समझोगे कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के साथ किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर आए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। बराबर, ये देखिए, दो शब्द और दो वाक्यांशों, बराबर, ये ध्यान रखिएगा। उन्हें जोड़ने वाला जो शब्द होता है, जैसे निरुद्दीन, संजय और नीलेश, बराबर, तो यहाँ शब्दों को जोड़ा जा रहा है, तीन नामों को यहाँ जोड़कर बनाया जा रहा है, बराबर। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया, बराबर, तो वाक्यों को जोड़ा, परिश्रम किया है इसलिए वह प्रथम आया है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है, तो दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? तथापि ने, बराबर। तो ये जो शब्द यहाँ दिए गए वही शब्द अव्यय के तौर पर परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और, किंतु, इसीलिए, बराबर, या फिर तथापि। तो इसे सही तरीके से पढ़िएगा। ये ऑलरेडी हम आगे कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, है ना। अरे क्या बोल रहे हो, सॉरी, अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, हा, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर, आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा साम। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द शौक, सुख, विस्मय, सॉरी टीचर, फिर से एक बार पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई पढ़ने में इसलिए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर, आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं। जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब कि ये जो भाव है हमारे मुख से जो निकलते हैं, बिल्कुल आश्चर्य दर्शाने वाले, बराबर, विस्मय दर्शाने वाले, उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ 3-4 उदाहरण है कि आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो क्रिया विशेषण आएगा। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो अंजलि सोनल के आगे बैठी, बराबर, नाम, संज्ञा सर्वनाम को दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जोड़ना, तो संबंध बोधक अव्यय। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही है, तो समुच्चय बोधक, बराबर, दो शब्दों के बीच में संबंध क्रिएट करना, दो शब्दों दो वाक्यांशों, बराबर, ये हमने आगे पढ़ा नहीं समुच्चय बोधक में। अरे ये क्या हो रहा है, तो विस्मय, चेहरे के ऊपर अलग प्रकार के भाव, तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। बाकी की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो ये जो चीज़ें आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। इतना जो मैंने करवाया है मैं आपको PDF में ज़रूर से भेज दूँगी। ओके, चलो, तो आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।